हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए। आज हम कर रहे हैं 6 और 7 अगस्त के करंट अफेयर। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज है और ये आज आपका एपिसोड 5th है। देखिए, ये जो करंट अफेयर है ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हैं जो अभी होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें लास्ट तक ज़रूर देखें और बार बार इनको रिवाइज करके जाएँ। और इसकी जो पीडीएफ होगी मैं उसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये आपके वर्तमान पैटर्न पर आधारित है। जिस तरीके से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए आप बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रिकेट लीग दी 100 वुमेन टूर्नामेंट में 500 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 500 रन्स इन इंग्लैंड्स क्रिकेट लीग दी 100 विमेन टूर्नामेंट। तो इसका जो आंसर है वो है स्मृति मंधाना। ठीक है, जो स्मृति मंधाना है भारतीय क्रिकेटर, अभी हाल ही में इंग्लैंड की जो क्रिकेट लीग हुई थी दी 100 वुमेन टूर्नामेंट में ये 500 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अब देखिए, वह इस लीग में सबसे ज़्यादा 50 लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या लगाई है यहाँ पे? 50 लगाई हैं। ठीक, और जो स्मृति मंधाना है वो सदन ब्रेव के लिए खेल रही हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला गोल्ड पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर हैज ओन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर। ठीक है, इनकी जो संयुक्त टीम थी इन्होंने क्या किया? भारत के लिए पहला गोल्ड पदक प्राप्त किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। जैसे देखिए, जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 है वो कहाँ पर हुई? जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई। ठीक है, और तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक भी है। भारत ने कुल 3 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, 3 स्वर्ण पदक जीते और 1 कांस्य पदक जीता और टोटल 4 पदक भारत ने इसमें प्राप्त किए। अब देखिए, अगर पुरुषों की बात की जाए तो जो पुरुष इंडिविजुअल है उसमें ओजस प्रवीण देवताले ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महिला इंडिविजुअल में अदिति गोपीचंद स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कांस्य पदक जीता। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, जो 17 वर्षीय अदिति स्वामी हैं वो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत किसने की थी? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी थीम है, क्योंकि थीम एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, इस साल की जो थीम है वो क्या है? सतत फैशन के लिए हथकरघा, हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना किस राज्य में शुरू हो रही है? इन विच स्टेट गृह ज्योति फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम इज स्टार्टिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो कर्नाटक सरकार है उसने अभी गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया है। देखिए, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है वो क्या है? बेंगलोर है। और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं यहाँ थावर चंद गहलोत। और अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 12 सीटें हैं राज्यसभा में और लोकसभा में 28 सीटें। अभी हाल ही में ये इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता आपके लिए। आपसे कर्नाटक से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वकर्मा संकुल योजना का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड दी विश्वकर्मा संकुल योजना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गांव को स्मार्ट विलेज में तब्दील करने के लिए हर गांव में मॉल की तर्ज पर विश्वकर्मा संकुल योजना का शुभारंभ किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी तथा ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मेधा का प्रदर्शन करने के लिए एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप, मैं इसमें 3 स्टार लगा रहा हूं, आप इसको ध्यान से नोट कीजिए और इसको याद रखिए। ठीक है, देखिए, तीलू रौतेली पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तीलू रौतेली अवार्ड इज गिवन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान किए हैं। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं इसके बारे में, ये क्यों दिए जाते हैं। जो तीलू रौतेली थी उनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। ठीक है, वह एक गढ़वाली राजपूत योद्धा और लोक नायिका थी। तीलू रौतेली ने 15 से 20 वर्ष की उम्र के बीच करीब 7 युद्ध लड़े। ठीक है, 2006 में उत्तराखंड सरकार द्वारा बीरबाला तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये क्यों, किसको दिया जाता है? यह महिलाओं और लड़कियों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the senior vice president and president of Qualcomm India? तो इसका आंसर है सावी सोइन। अभी सावी सोइन को हाल ही में क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जो क्वालकॉम इनकॉर्पोरेट है वो क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या करती है? अर्धचालक और दूरसंचार उपकरण कंपनी है। ठीक है, यह आपके जितने भी वायरलेस दूरसंचार उत्पाद हैं और सेवाएं हैं उनको डिजाइन करती है। आपने देखा होगा मोबाइल में जो हमारा प्रोसेसर होता है, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये क्वालकॉम इनकॉर्पोरेट के द्वारा बनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय है सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, और ये कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी ने ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको इसको ध्यान से करना है। ठीक है, व्हेन इज नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को भारत में हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो उनकी उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसके फाइनल में 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो तब से ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको नोट करनी है। नीरज चोपड़ा ने जो नीरज चोपड़ा हैं, ठीक है, वो 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक हुए थे उसमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो नीरज चोपड़ा हैं वो क्या हैं? स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने जो 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उसमें निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? Who has become the second youngest Indian to score a half century in men's international T20 क्रिकेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने अभी हाल ही में पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़कर दूसरे सबसे युवा भारतीय का खिताब जीता है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में उन्होंने 41 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी की। और अगर आपसे पूछा जाए कि
पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर कौन है, जो हमारे भारतीय टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, उनका नाम पहले नंबर पर है। उन्होंने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, उन्होंने मात्र 20 वर्ष और 143 दिन की उम्र में अपना पहला अर्धशतक लगाया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की कमान कौन संभाल रहे हैं? हु इज हैंडलिंग द कमांड ऑफ एएसआई सर्वे ऑफ ज्ञानवापी मस्जिद? तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक त्रिपाठी। देखिए जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये अभी हाल ही में चर्चाओं में है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको आपने याद रखने। देखिए जो आलोक त्रिपाठी हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम एएसआई कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अतिरिक्त महानिदेशक हैं। ठीक है, और जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। एएसआई का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसे हम हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। अब ये इसकी स्थापना पूछ देते हैं और संस्थापक पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये अभी एसएससी ने ये 2 क्वेश्चन 2 बार पूछ रखे हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1861 में, और जो इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। और जो अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं वो कौन है? वी विद्यावती। ये क्या है? एक आईएएस ऑफिसर हैं और ये अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और ये इसका जो मूल संगठन है वो कौन है? संस्कृति मंत्रालय है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? संस्कृति मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ कहते हैं, ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी ईपीएफ खाते के लिए ब्याज दर कितने फीसदी करने की घोषणा की है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ईपीएफओ, हैज अनाउंस्ड हाउ मच % इंटरेस्ट रेट फॉर द एम्प्लॉय ईपीएफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8.15%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या हैं। ईपीएफओ श्रम और रोजगार मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है और ये भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। ठीक है, ये क्या काम है? इसका काम क्या है? सदस्यों और वित्तीय लेन देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ठीक, देखिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम को वर्ष 1952 में लागू किया गया था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ये याद रखना है कि अभी उसने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना करने की घोषणा की है, 8.15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य ने किया है? विच स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड गुरु गोरखनाथ बोर्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेस? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो राजस्थान सरकार है उसने अभी हाल ही में पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। अब देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर, ये इसकी कार्यकारी शाखा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम सीबीआईसी कहते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना आपको। संजय कुमार अग्रवाल को अभी सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? जो अभी पूर्व अध्यक्ष थे विवेक जौहरी, इनके स्थान पर ये इनकी नियुक्ति हुई है। अब देखिए जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है सीबीआईसी, वो किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर, जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं, और आईजीएसटी का कराधान एवं कर संकलन और तस्करी की रोकथाम संबंधी नीति निर्धारण करता है। तो जो जीएसटी आता है वो भी किसके अंदर आता है? आपके सीबीआईसी के अंदर आता है। अब मैं जीएसटी के बारे में आपको बाद में डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। ठीक है,
तो अभी आप इसको याद रखें कि अभी किसको अध्यक्ष चुना गया है, संजय कुमार अग्रवाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? वेयर डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द आइकॉनिक प्लेस म्यूजियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, जो हमारी अभी वित्त मंत्री हैं उन्होंने तमिलनाडु में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। देखिए जो श्रीमती सीतारमण हैं उन्होंने इस दौरान अपनी टिप्पणी में आदिचनलुर पुरातात्विक स्थल में विद्यमान अनूठे और समृद्ध इतिहास का उल्लेख किया। यहाँ पर 467 ईसा पूर्व की विभिन्न वस्तुओं और 665 ईसा पूर्व के मोटे अनाजों तथा धान जैसे खाद्यान्नों का पता लगाया गया है। यह संग्रहालय इन सभी कलाकृतियों को इन सीटू प्रदर्शित करेगा जो आगंतुकों और शोधकर्ताओं को समान रूप से विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि उन्होंने कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी है, तो ये कहाँ पर रखी है? तमिलनाडु में रखी है। चलिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 2 क्वेश्चन है अभी। देखिए एक अब जो अगला क्वेश्चन है, असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है, किसने किया है? ठीक है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड दी 132nd डूरंड कप इन कोकराझार आसाम? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया। देखिए जो डूरंड कप है वो भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये भी आपसे पूछ देते हैं कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है? फुटबॉल से है। पहली बार इसे 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहली बार कब किया था इसे? 1888 में। कहाँ पर? शिमला में। और देखिए जो डूरंड कप 2022 विजेता है वो कौन है? बेंगलुरु एफसी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपके रणजी ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप हो गया, ये इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। तो 2022 के डूरंड ट्रॉफी का विजेता कौन था? बेंगलुरु एफसी। इन्होंने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराया और ये इनका पहला डूरंड कप था। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के फिनेंशियल ईयर 24 से फिनेंशियल ईयर 31 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? ठीक है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट % रेट फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 24 टू फिनेंशियल ईयर 31। ठीक है, कहने का मतलब है कि 2024 से लेकर 2031 के वित्तीय वर्ष तक भारत की दर किस रेट से बढ़ने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.7। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपके कोई भी जो रिपोर्ट आती हैं तो उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। चलिए अभी कितने के % से बढ़ने वाली है ये? 6.7। अब देखिए जो ये रिपोर्ट है ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स के जो वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री हैं पॉल ग्रुएनवाल्ड और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुख्य अर्थशास्त्री हैं राजीव विश्वास और क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी, इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो 2022-23 है उसमें भारत की GDP की वृद्धि दर कितनी रही? 7.2%। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैं वो यहाँ पर आपसे डिस्कस किया मैंने। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।